नमस्कार दोस्तों, संसद के पार्ट 3 में बुक सर्च चैनल पर आपका स्वागत है। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और समितियों के बारे में पढ़ते हैं। स्थगन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करना है। 50 सदस्यों के समर्थन के साथ तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए किसके लिए? स्थगन प्रस्ताव के लिए। इसे दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा पक्ष या विपक्ष को कोई भी सदस्य इसे ला सकता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसमें उठाए गए मामले पर चर्चा करने के लिए सदन में नियमित कार्यवाही रोक दी जाती है। तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही, जो कि रोज चलती है, नियमित कार्यवाही उसको स्थगित करना। किसके लिए? किसी अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव। और किसी भी सदन में लाया जा सकता है, 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है। विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष कोई भी ला सकता है इसे। कुछ शर्तें हैं स्थगन प्रस्ताव की, क्या क्या है? इसमें सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, एक से अधिक मुद्दे इसमें उठाए नहीं जा सकते हैं। इसके माध्यम से किसी तत्कालिक तथा महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जा सकता है, किसी पुराने या साधारण विषय को नहीं स्थगन प्रस्ताव में उठाया जा सकता है। यह भी जरूरी है कि उठाया गया विषय निश्चित तथ्यात्मक तथा लोक महत्व का हो। इसमें किसी ऐसे विषय को नहीं उठाया जा सकता जो न्यायालय में विचाराधीन हो, संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हो, उसी सत्र में चर्चा में आ चुका हो, किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता हो। ठीक है, किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता हो। तो क्या क्या शर्तें हैं? इसमें सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, नंबर एक बात। एक से अधिक मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता है, और तत्कालिक मुद्दा होना चाहिए और महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए, वर्तमान का ही होना चाहिए। ठीक है, कोई पुराना मामला इसमें उठाया नहीं जा सकता स्थगन प्रस्ताव में। यह भी जरूरी है कि उठाया गया विषय निश्चित तथ्यात्मक एवं लोक महत्व का ही हो। किसी ऐसे विषय को नहीं उठाया जा सकता जो न्यायालय में विचाराधीन हो, संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हो, उसी सत्र में चर्चा पहले हो चुकी हो, किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता हो, उसे स्थगन प्रस्ताव के अंदर नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, फिर है दूसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का हो। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री या फिर किसी मंत्री के लिए ध्यान करने के लिए होता है कि भाई साहब आप इस विषय पर ध्यान आकर्षित करें। इस प्रस्ताव के माध्यम से संबंधित जो मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह उस मुद्दे पर संक्षिप्त वक्तव्य दे। मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है? किसी मंत्री का किसी विशेष कार्य के लिए, लोक महत्व के कार्य के लिए ध्यान आकर्षण करना, लेकिन पूर्व अनुमति होनी चाहिए सभापति पीठासीन अधिकारी की। ठीक है, उसी के बाद ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया जाता है। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि हाथों हाथ जिस मंत्री से प्रश्न पूछा जा सकता है, हाथों हाथ भाषण दे सकता है, अन्यथा वह टाइम मांग सकता है कि मैं उस टाइम आपको यह उत्तर इसका दूंगा या फिर इसका भाषण दूंगा। ठीक है, फिर है धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र, बजट सत्र होता है, की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव कौन देते हैं? राष्ट्रपति। और किस में देते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में देते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण उनका व्यक्तिगत वक्तव्य न होकर मंत्रिपरिषद, ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया होता है। इसमें सरकार के कार्य निष्पादन तथा भावी योजनाओं का उल्लेख होता है।
तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है, जो सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है। ऐसे समझ लो कि जो आगे करेगी ना सरकार, उसकी नीतियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति पेश करते हैं, लेकिन यह बनाता कौन है, मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। और कब पेश किया जाता है, एक तो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र में, और दूसरा बजट सत्र मतलब प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में इसे पेश किया जाता है। फिर अन्य कुछ प्रस्ताव हैं, जैसे निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक है जिन पर वह आधारित हो। तो निंदा प्रस्ताव में क्या है, आपको कारण बताना आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति की अपेक्षित नहीं है। जैसे कि अपन ने देखा कि कौन सा प्रस्ताव था, जैसे कि धन्यवाद प्रस्ताव कौन देते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इसके अंदर अनुमति चाहिए, अग्रिम अनुमति चाहिए। और इसके अंदर क्या था, स्थगन प्रस्ताव के अंदर 50 सदस्यों का सहमति चाहिए, 50 सदस्य आपके साथ होने चाहिए। निंदा प्रस्ताव में क्या है, आवश्यक नहीं होती, पहले अनुमति आवश्यक नहीं होती। निंदा प्रस्ताव के लिए ऐसी कोई औपचारिकता नहीं हो, निंदा प्रस्ताव के लिए ऐसी कोई औपचारिकता नहीं हो। यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। या तो पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, या फिर एक मंत्री के प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है, इसमें राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। व्यक्तिगत या मंत्रियों के समूह जिनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, सिर्फ उन्हीं का पद प्रभावित होता है। व्यक्तिगत या फिर मंत्रियों के समूह जिनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, सिर्फ उन्हीं का पद क्या होता है, प्रभावित होता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखें, निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इससे पहले अपन कौन कौन से प्रभाव पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं स्थगन प्रस्ताव पढ़ चुके हैं, और स्थगन प्रस्ताव से पहले कौन सा पढ़ चुके हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, फिर है धन्यवाद प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव में तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और स्थगन क्या कर सकते हैं, नियमित कार्यवाही का स्थगन किया जा सकता है। मान लो जैसे राज्यसभा लोकसभा किसी में भी स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और इनमें क्या है, अग्रिम अनुमति चाहिए, क्या, पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव पेश किया जाता है, और 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। और यह कब उठाया जाता है, किसी लोक महत्व के कार्य के लिए जो तत्कालिक अभी से जुड़ा हो, उसके लिए स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाया जाता है। नियमित कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जो मामले हैं उनमें स्थगन प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता, जैसे न्यायालय में कोई विचाराधीन मामला हो, या फिर अभी हाल ही में सत्र में विचाराधीन मामला हो, या फिर विचार कर लिया गया हो, या फिर कोई पुराना मामला हो, या फिर अन्य प्रस्ताव के माध्यम से उस मामले को उठाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है तो भी वह मामला नहीं उठाया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है, किसी व्यक्ति के सदन में, राज्यसभा लोकसभा किसी में भी किया जा सकता है, लेकिन किसी मंत्री के विरुद्ध किया जाता है कि आप इस लोक महत्व के कार्य पर ध्यान दीजिए। और मंत्री हाथों हाथ उस पर मतलब भाषण दे सकता है, और बाद में भी भाषण दे सकता है किसी अन्य दिन निश्चित करके, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव मैंने आपको बता दिया, और फिर निंदा प्रस्ताव भी बता दिया। कुछ समितियां हैं, समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं। मोटे तौर पर संसदीय समितियों को निम्नलिखित कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, वित्तीय समितियां, विभाग से संबंधित स्थायी समितियां, अन्य संसदीय स्थायी समितियां तथा तदर्थ समितियां। कौन कौन सी होती है, वित्तीय समितियां और विभाग, जो भी विभाग होते हैं संसद के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी स्थायी समितियां, अन्य संसदीय समितियां और तदर्थ समितियां, ठीक है। वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, इस समिति का गठन 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था, 1921 में, स्वतंत्रता से पूर्व ही लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। यह प्राचीन वित्तीय समिति है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, ठीक है, किसका, लोक लेखा समिति का, ठीक है।
प्रारंभ में इसमें सदस्यों की संख्या 15 थी। 1953-54 में इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 22 कर दी। कब उस प्रारंभ हुई थी? 1921 से प्रारंभ हुई थी। और प्राचीन वित्तीय समिति है। इस समिति का प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। और पहले इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 15 सदस्य संख्या थी। 53-54 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी थी। किसमें? लोक लेखा समिति में है। इसमें लोकसभा में 15 सदस्य एवं राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1967 के बाद इसका अध्यक्ष विपक्ष का व्यक्ति होता है। ध्यान रखें, 1967 से इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का व्यक्ति होता है। लोकसभा से कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं, जो कि प्राचीन वित्तीय समिति है। गठन 1921 में किया गया था और इसका प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सीधी सी बात याद रखें अपन, सीधी सी, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अंदर लोक लेखा समिति का प्रावधान किया गया और 1919 के अंदर इसका गठन करना या फिर प्रारंभ हो गया था। ठीक, और ये प्राचीन वित्तीय समिति है। लोकसभा से इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15। राज्यसभा से 7 सदस्य। 53-54 से पहले इसमें टोटली 15 सदस्य होते थे। और इसका विपक्ष का नेता अध्यक्ष चुना जाता है 1967 के बाद। लोक लेखा समिति के कार्य क्या हैं? भारत सरकार के लेखाओं का परीक्षण करना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का अध्ययन करना। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। तो ध्यान रखें, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। CAG को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। ध्यान रखें, CAG को क्या है? लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। वित्तीय समितियों में मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। वित्तीय समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो लोक लेखा समिति किसको रिपोर्ट होती है? अध्यक्ष को देती है। कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। और वित्तीय समितियों में मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता। ध्यान रखें, वित्तीय समितियों में मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता। इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है? विपक्ष का नेता है। कब गठन किया गया? प्रारंभ में इसका 1921 में इसका गठन किया प्रारंभ हो गया। तो यह सबसे प्राचीन वित्तीय समिति है। प्राचीन वित्तीय समिति। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर 22 सदस्य होते हैं। 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से होते हैं। 7 राज्यसभा से होते हैं। अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। वर्तमान कौन है? अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है, CAG को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। CAG को मित्र कहा जाता है। CAG का मित्र लोक लेखा समिति को। ठीक है। प्राक्कलन समिति या फिर अनुमान समिति। इस समिति का गठन 1950 में हुआ। जहां पर लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था, वहीं पर प्राक्कलन समिति या फिर अनुमान समिति या फिर अनुमान समिति का गठन 1950 में हुआ था। इसे मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखें, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। ठीक है। और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। जहां पर लोक लेखा समिति में अपने कितने बैठे थे? 22 सदस्य। लेकिन प्राक्कलन समिति या फिर अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं। ये सभी 1 वर्ष के लिए लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। यह समिति सरकारी खर्चों का पूर्वानुमान लगाती है। तो प्राक्कलन समिति सरकारी जो खर्च हैं उनका अनुमान लगाती है। इसे इसीलिए अनुमान समिति कहते हैं। तो किसका अनुमान लगाती है? सरकारी खर्चों का पूर्वानुमान लगाती है। राज्यसभा का इस समिति में प्रतिनिधित्व नहीं होता। ध्यान रखें, यह केवल किस में होती है? लोकसभा में होती है।
राज्यसभा में इस समिति का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष गिरीश बापटा है। तो ध्यान रखें, प्राक्कलन समिति क्या होती है, लोक लेखा समिति क्या होती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और प्राक्कलन समिति को अनुमान समिति कहते हैं, और यह सरकार के खर्चों का पूर्वानुमान या फिर अनुमान लगाती है प्राक्कलन समिति। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। क्या क्या कार्य हैं प्राक्कलन समिति के, तो कार्य हैं बजट के अनुमान की जांच करना, अनुमान लगाती है खर्चों की, और बजट भी एक अनुमान होता है, और प्रशासन में कुशलता लाने एवं उसके खर्चों को कम करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना, वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना। कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो नियम समिति में 31 सदस्य होते हैं, ध्यान रखें। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रायोजन समिति और कानून समिति, इन 4 समितियों के जो अध्यक्ष हैं वह लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। कौन कौन सी, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रायोजन समिति, कानून समिति। ठीक है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि नियम समिति और कानून समिति याद रखता हूँ, फिर सामान्य प्रायोजन समिति और कार्य मंत्रणा समिति ऐसे याद रखता हूँ। तो दोनों एक जैसी है ना, नियम समिति और कानून समिति, फिर कार्य सामान्य प्रायोजन समिति और कार्य मंत्रणा समिति। तो कार्य मंत्रणा समिति के अंदर 15 सदस्य होते हैं, सामान्य प्रायोजन समिति के अंदर 20 सदस्य होते हैं, कानून समिति के अंदर भी 15 सदस्य होते हैं, लेकिन जो नियम समिति है उसके अंदर 31 सदस्य होते हैं। ठीक है। अनुमान समिति या फिर प्राक्कलन समिति की बात कर रहे हैं। तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर 1974 में गठित की गई थी। प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था, 1950 के अंदर। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था, 1921 के अंदर। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति के अंदर सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं। लोकसभा से होते हैं 15, राज्यसभा से कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और इसी प्रकार प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया जा रहा है। और आप मुझे यह बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष किन समितियों का अध्यक्ष होता है, तो नियम समिति का अध्यक्ष होता है, कानून समिति का अध्यक्ष होता है, सामान्य कार्य प्रायोजन समिति का अध्यक्ष होता है, सामान्य प्रायोजन समिति का अध्यक्ष होता है, और कार्य मंत्रणा समिति का भी अध्यक्ष होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर 1974 में गठित की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य व राज्यसभा से 7 सदस्य। तो ध्यान रखें कि सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसमें लोक लेखा समिति के भांति ही सदस्यगण होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। किसमें, सार्वजनिक उपक्रम समिति में होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ध्यान रखें, सेम टू सेम ऐसे ही सार्वजनिक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के कार्य क्या हैं, तो लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम की 4th अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपकरणों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम की 4th अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। यदि सरकारी उपक्रमों के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करना। ठीक है, सीएजी कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करना। इसके अलावा सरकारी अकाउंट्स की प्रतिवेदनों की जांच करना। सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रम के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं या फिर नहीं। किसका कार्य है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य है। सरकारी उपक्रमों से संबंधित अन्य ऐसे कार्य करना जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित हों और जो उपयुक्त खंडों क, ख, ग में
सम्मिलित न हो। तो जो अपन ऊपर पढ़े ना उनमें सम्मिलित न हो, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा समय समय पर समिति को आवंटित किया जाता है। विभागों से संबंध स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं? तो अपन ने कौन कौन सी समितियां पढ़ी? अपन ने पढ़ी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति जिसे अनुमान समिति भी कहते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ी थी कौन सी? सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति। विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या 24 है। ठीक है, विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? टोटल 24 है, जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग आते हैं। इसमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। 21 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। ध्यान रखें, जो विभागों से संबंधित स्थायी समितियां उनकी संख्या कितनी है? 24 है। इनमें सदस्यगण कितने होते हैं? इनमें सदस्य होते हैं 31 सदस्य होते हैं। 21 किससे होते हैं? लोकसभा से, और 10 किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष में अनधिक होता है। 24 समितियों के नाम क्या क्या हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। वाणिज्य संबंधी समिति, गृह कार्य संबंधी समिति, मानव साधन विकास संबंधी समिति, ठीक है, उद्योग संबंधी समिति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति, व्यापार और परिवार कल्याण संबंधी समिति, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति, कृषि संबंधी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेश मामलों संबंधी समिति और वित्त संबंधी समिति, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, सरकारी शहरी विकास संबंधी समिति, जल संसाधन संबंध समिति, रसायन और उर्वरक संबंधी समिति, ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति। फिर देखें सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति 24वीं है। तो टोटल कितनी होती है स्थायी समितियां? वित्तीय स्थायी समितियां 24 होती हैं। इनमें सदस्य कितने होते हैं? 31 होते हैं, और 21 तो होते हैं लोकसभा से, और 10 किससे होते हैं? राज्यसभा से 10 होते हैं। इनका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी करते हैं, और इनके सदस्यों का नाम निर्दिष्ट भी पीठासीन अधिकारी ही करते हैं। अन्य कुछ समितियां हैं। कौन कौन सी? कार्य मंत्रणा समिति, सदस्यों की संख्या होती है 15। कार्यकाल नियत नहीं होता इसका, पुनर्गठित किए जाने तक बनी रहेगी। कौन सी? कार्य मंत्रणा समिति पुनर्गठित किए जाने तक बनी रहेगी। अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है इनके सदस्यों का। कार्य मंत्रणा समिति, और कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों की संख्या 15 होती है, लेकिन कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, और इनमें भी नियत नहीं है समय। अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होता है विशेषाधिकार समिति के अंदर। सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। महिलाओं को शक्तियों प्रदान करने संबंधी समिति 30 सदस्य होते हैं। 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, 1 वर्ष होता है इसका कार्यकाल। अध्यक्ष इसके लोकसभा तथा सभापति राज्यसभा द्वारा नियम निर्देशित किए जाते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में 15 सदस्य 1 वर्ष के लिए सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 15 सदस्य होते हैं। याचिका समिति के अंदर नियत नहीं है समय, लेकिन 15 सदस्य होते हैं। क्षेत्र गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति,
सामान्य प्रायोजन समिति, आवास समिति 12, लाभ के पदों संबंधी समिति। ठीक है, तो ये है ग्रंथालय समिति के अंदर कितने होते हैं सदस्य? 9 होते हैं। नियम समिति के अंदर 15 सदस्य होते हैं। तो नियम समिति, कानून समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रायोजन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। फिर देखें, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के अंदर 30 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित इनके सदस्य होते हैं। तदर्थ समिति कौन कौन सी है? तो यह है समिति का नाम क्या है? रेल अभिसमय समिति, जिसमें 18 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 1 लोकसभा की अवधि के लिए किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं सदस्यों के। संसद सदस्यों तथा लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के कंप्यूटर और प्रबंध कराने समिति में 16 सदस्य होते हैं। इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको? अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है? अनुदानों की मांग पर बिना चर्चा कराए सीधा मतदान करवाना। ठीक है, अनुदानों की मांग पर बिना चर्चा करवाए सीधा मतदान करवाना गिलोटिन प्रस्ताव कहलाता है। लेम डेक, पिछली लोकसभा के सदस्य जो इस बार पुनर्निर्वाचित नहीं हुए लेम डेक कहलाते हैं। नियम समिति एकमात्र ऐसी समिति है जिसका आधार लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में बड़ा होता है। लोकसभा में नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। ध्यान रखें, लोकसभा में नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत लोकसभा उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 25,000, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500 है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत विधानसभा उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 10,000 और 5,000 है। संसद के लिए कितनी है? 25,000 और 12,500 है। लोकसभा के लिए कितनी है? 25,000 और 12,500 है, और विधानसभा के लिए 10,000 और 5,000 है। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य देवी कृपलानी द्वारा प्रथम स्पीकर जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, मनोनीत सदस्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कर्तव्यों पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा के नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 30 मामले उठाए जा सकते हैं। भारतीय संसद का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 13 मई 2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। विपक्ष का नेता के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक सदन में विपक्ष के सबसे बड़े नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि सदन में उस दल के सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या के 1/10वें भाग से कम न हो। जो भी बड़ा दल है ना, सत्ता पक्ष के अलावा, उसमें कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? कुल संख्या के 1/10 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ताकि उस दल की सदस्य संख्या सदन की बैठक के लिए सुनिश्चित की गई गणपूर्ति से कम न हो। तो ध्यान रखें, गणपूर्ति से कम सदस्य विपक्ष की दल का न होना चाहिए, सदन की कार्यवाही को अपने संख्या बल पर चला सके। आज़ादी के बाद सितंबर 1969 में पहली बार कांग्रेस के नेता राम सुभग, 1969 की बात है, कांग्रेस के कौन से नेता राम सुभग सिंह हैं। ठीक है, क्या नाम था? राम सुभग सिंह को लोकसभा विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई। इस समय कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस में विभाजन हुआ था। ठीक
ठीक है। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस एवं कांग्रेस में विभाजन हुआ था, कांग्रेस आर एवं कांग्रेस ओ में विभाजन हुआ था। इससे पहले किसी भी आम चुनाव में विपक्ष दल की कुल संख्या का 1/10वां भाग प्राप्त नहीं कर सकता था। लोकसभा में 55 सदस्य तथा राज्यसभा में 25 सदस्य हैं। दूसरी बार लोकसभा में वाई चौहान को विपक्ष का नेता के तौर पर तब सम्मान्यता मिली जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस आधिकारिक विपक्ष दल के रूप में चुनी गई थी। तो विपक्षी दल का आकार क्या होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए कुल सदन का, ठीक है। तो यह जरूरी है क्योंकि वह बैठक को संचालित कर सके। और विपक्ष का नेता, सबसे बड़ा दल का नेता होता है 1969 पहली बार कांग्रेस के जो नेता थे राम सुभग सिंह को लोकसभा में विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिली थी 1969 में। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए विपक्ष के नेता के लिए? उसे सभा का सदस्य होना चाहिए। सर्वाधिक सदस्यों वाले दल को सरकार के विपक्ष में राज्यसभा का नेता होना चाहिए। सर्वाधिक सदस्यों वाले दल को सरकार के विपक्ष में राज्यसभा का नेता होना चाहिए। राज्यसभा के सभापति द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। फिर संसद का नेता, लीडर ऑफ द हाउस, प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का सदस्य होता है तो वह लोकसभा के नेता माना जाता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो सदन के नेता के रूप में उस सदन का वह सदस्य कार्य करता है जिसे प्रधानमंत्री इस पद पर मनोनीत करता है, ठीक है। प्राय सरकार एवं पार्टी में शामिल किसी शक्तिशाली सदस्य को इस पद पर मनोनीत किया जाता है। इसी प्रकार यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह राज्यसभा का नेता होता है, अन्यथा वह व्यक्ति इस पद पर आसीन होगा जिसे प्रधानमंत्री मनोनीत करे। सदन का नेता संसदीय कार्यों में पीठासीन अधिकारी की सहायता करता है। वह अधिवेशन बुलाने या समाप्त करने की तारीखों का सुझाव देता है। सरकारी कार्यालयों को तैयार करने के साथ ही उनकी प्राथमिकताएं निश्चित करता है। सदन का पीठासीन अधिकारी महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए समय के आवंटन, किसी सदस्य के निलंबन, विशेषाधिकार प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। सचेतक क्या होता है? वही भारत के संसदीय दल या समूह का सचेतक वह होता है जो अपने दल के सदस्यों को महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा के समय पर्याप्त संख्या में सदन में उपस्थित रहने तथा दल द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार मतदान करने का निर्देश देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में सत्तासीन दल का मुख्य सचेतक संसदीय कार्य मंत्री होता है, जो कैसे सचेतक 3 प्रकार के होते हैं, एक रेखा सचेतक, 2 रेखा और 3 रेखा सचेतक। ये जारी किए गए व्हिप के नीचे यदि एक बार रेखांकन किया जाता है तो उसे एक रेखा व्हिप कहते हैं, 2 बार तो 2 रेखा और 3 बार किए जाए तो 3 रेखा व्हिप कहा जाता है। व्हिप के नीचे रेखांकित की गई पंक्तियों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः व्हिप की महत्ता एवं अपरिहार्यता को बढ़ाया जाता है। 3 रेखा सचेतक व्हिप जारी किए जाने का अर्थ है सदस्य किसी भी कारण से उसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। भारत के संविधान में या संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में या राजनीतिक दलों से संबंधित नियमों में सचेतक के पद का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन दल बदल निरोधक कानून के लागू होने के बाद सचेतक की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि सचेतक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दल की सदस्यता के लिए सदन की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था संसद पूरी होगी आज अपनी। इसके अलावा छोटे वीडियोस और डाल दिए जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों या फिर टॉपिक्स के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।